सुखबोधाय क्रियते सर्गसंग्रहः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परं महः गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम्। ओम शांति शांति शांति। द्रव्यों के लक्षण का विचार हमारा हो गया। अभी गुणों के लक्षणों का विचार करना है। तो गुणों में प्रथम गुण है रूप। तो उस रूप का लक्षण किया। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपत्वम। केवल चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय होते हुए जो गुण है, ग्राह्य का होता है ग्रहण का विषय, प्रत्यक्ष का विषय। तो केवल चक्षुषजन्य चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष का विषय होते हुए जो गुण है उसको रूप कहते हैं। तच्च, और वह जो रूप है वह सप्तविधम। तच्च सप्तविधम शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात। सफेद, नीला, पीला, लाल, हरा और कपिश यानी वो जो होता है ना बंदर का भूरा। और एक है चितकबरा जो होता है मिश्रित जो रंग रहेगा 2-3 मयूर के जैसे, तो उसको चित्र कहेंगे। तो ऐसे भेद से सप्तविधम रूप 7 प्रकार का है। और वो रूप कहाँ रहता है? तो पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। पृथ्वी च जलंच तेजश्च पृथ्वी जल तेजांसी तेषु वृत्तिर्यस्य रूपस्य तद्रूपम पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। तो पृथ्वी जल और तेज इन तीनों में यह रूप रहता है। अब ये इन तीनों में रहता है तो क्या 7 प्रकार का रूप इन तीनों में रहता है? कहते कि ऐसा नहीं, 7 प्रकार का रूप रहता है पृथ्वी में, बाकी तो जल और तेज में एक एक ही प्रकार का रूप रहता है। तत्र पृथिव्याम सप्तविधम। तत्र पृथ्वी जल तेज, उनमें जो प्रथम पृथ्वी है तो उस प्रथम पृथ्वी में सप्तविधम रूपम 7 प्रकार का रूप रहता है। 7 प्रकार का रूप पृथ्वी में है। और अभास्वर शुक्लम जले, और जो अभास्वर शुक्ल है मतलब जो प्रकाशित न होने वाला, न चमकने वाला, इस प्रकार का जो शुक्ल सफेद रूप है वह जल में है। और भास्वर शुक्ल तेज में है, जो प्रकाशक है, चमकने वाला है। तो इस प्रकार का जो रूप है, शुक्ल रूप है, वह तेज में रहता है। इस प्रकार से ये हो गए। रूपम लक्षयति, रूप का लक्षण करते हैं। तो मूल में लक्षण किया चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व रूपस्य लक्षणम। ऊपर तो स्वरूप बता दिया कि चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो गुण वह रूप है। ये रूप का स्वरूप हो गया। लेकिन रूप का लक्षण यानी रूप का जो असाधारण धर्म है तो वह क्या है? तो चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व। जो सती ना, सती किस अर्थ में पहले आया था? सती का अर्थ विशिष्ट अर्थ होता है। स्पर्श रहितत्वे सती, रूप रहितत्वे सती स्पर्शवत्वम, रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम, ऐसा उसका अर्थ किया था। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, यहाँ पर चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम ये विशेषण है और गुणत्वम ही क्या है? विशेष्य है। ऐसे चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व से विशिष्ट हो जाएगा गुणत्व। किस संबंध से विशिष्ट हो जाएगा? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व किस संबंध से? संबंध से। हाँ? सामानाधिकरण संबंध से। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व भी रूप में है और गुणत्व भी रूप में है। दोनों का अधिकरण एक है। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व यह भी रूप में है और गुणत्व भी रूप में है। दोनों एक अधिकरण में विद्यमान होने के कारण से चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व से विशिष्ट जो गुणत्व है वो किस संबंध से विशिष्ट हो जाएगा? सामानाधिकरण संबंध से विशिष्ट हो जाएगा। तो ऐसे चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व से विशिष्ट जो गुणत्व, तो वह गुणत्व ही क्या है? रूप का लक्षण है। गुणत्व गुणत्वत्व, गुणत्व से युक्त होना, यही रूप का लक्षण है। अब इसमें पदकृत्य कर रहे हैं। इसमें विशेषण भाग कौन सा है? गुण विशेषण। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व ये विशेषण है और गुणत्व ये विशेष्य है। तो यदि हम गुणत्व इतना ही लक्षण करेंगे, गुणत्व रूपत्व, जो गुण होता है उसको रूप कहते हैं, इसी तरह करेंगे तो कहते हैं विशेष मात्र उपादाने रसादवति व्याप्ति। विशेषमेव विशेष्य मात्रम तस्य उपादानम विशेष्य मात्र उपादानम तस्मिन् विशेषमेव विशेष्य मात्रम। केवल विशेष्य का ही ग्रहण करने पर, इस लक्षण में से केवल
विशेष भाग का ही ग्रहण करने पर, विशेष भाग कौन सा है? गुणत्वम। गुणत्वम। तो इतना ही ग्रहण करने पर अर्थात गुणत्वम इतना ही रूप का लक्षण करने पर क्या होगा? जो गुण है उसको यदि रूप कहेंगे तो क्या आपत्ति है? रसादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। रसादावति व्याप्ति ही, रसादि में अतिव्याप्ति होगी। इथे अतश्च चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशेषण, इसलिए चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व यह विशेषण दिया गया है। अब रसादि गुण भले ही है लेकिन चक्षुर्मात्र ग्राह्य तो उसमें नहीं है। केवल चक्षुषजन्य प्रत्यक्ष की विषयता रसादि में नहीं है। चक्षु के विषय नहीं है कुछ, और कुछ केवल चक्षु के विषय नहीं है। तो इस प्रकार से चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व ये विशेषण देने पर रसादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। और तावन मात्र उपादाने, केवल विशेषण मात्र का ग्रहण करने पर चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व इतना लक्षण करेंगे। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व, चक्षुर्जन्य ज्ञान विषयत्व, चक्षु से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का जो विषय है, केवल चक्षु से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का विषय, इतना यदि लक्षण करते तो क्या आपत्ति है? केवल चक्षु से जिसका प्रत्यक्ष होता है उसको रूप कहेंगे। अब रसादि में तो अतिव्याप्ति होगी नहीं, ठीक हो जाएगा लक्षण। नहीं, किसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी? रूपत्व में अतिव्याप्ति हो जाएगी, रूप के अभाव में अतिव्याप्ति हो जाएगी। और भी है, त्रिनुक है, प्रभा है, तो प्रकाश जो आपको दिखाई देता नहीं, प्रभा तेज का स्वरूप है। यह भी केवल चक्षु के द्वारा ही प्रकाशित होता है। ये सफेद रूप नहीं उसका, तेज का रूप की बात नहीं, ये जो संबंध होता है ना यहाँ पर प्रभा और भित्ति का जो संयोग होता है, तो एक प्रभा एक प्रकाश रहता है, उष्ण प्रकाश नहीं, ऐसा जैसे अभी भी प्रकाश है, सूर्य भगवान की उष्णता नहीं लेकिन वह प्रकाश है, प्रभा कहते हैं, तेज का ही स्वरूप है वह। तो वह भी केवल चक्षु से प्रत्यक्ष योग्य होता है। तो केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जो है उसको यदि रूप कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त होगा? रूपत्व में। रूपत्वोपलक्षण है, रूपत्व आदि में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नियम है, यो गुण यद इंद्रिय ग्राह्य तद्गज्जातिस्तदाभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। जो गुण अथवा यद वस्तु, ये गुण की बात नहीं, कोई भी पदार्थ भी हो, अन्य भी कोई पदार्थ हो, ये आगे इसको फिर से बताएंगे। यो गुण यदि इंद्रिय ग्राह्य तन्निष्ठ जातिरपि तद इंद्रिय ग्राह्य, तो अच्छा इतने कोई बताया है। तो यद वस्तु येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गता जाति ही तदाभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते, यह नियम है। जो गुण जिस इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य होता है तो उस गुण में रहने वाली जाति भी तद इंद्रिय ग्राह्य उसी इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य होती है ना जी। तो इसलिए यदि चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व इतना लक्षण करते हैं तो किसमें अतिव्याप्ति हो रही है? रूपत्वादि में। रूपत्वादि में अतिव्याप्ति हो रही है। तो इसलिए क्या किया गया? ये नियम होने के कारण से रूपत्वादि में अतिव्याप्ति हो रही है। तद वारणाय विशेषोपादानम, यो गुण यदि इंद्रिय ग्राह्य तन्निष्ठा जाति ही तद इंद्रिय ग्राह्य इति नियमात्। जो गुण जिस इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य होता है उसमें रहने वाली जाति भी उसी इंद्रिय से प्रत्यक्ष योग्य होती है। इस प्रकार का नियम होने के कारण से रूपत्वादि में अतिव्याप्ति हो रही है। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए विशेषोपादानम, विशेष भाग का ग्रहण किया गया है। विशेष भाग कौन सा है? गुणत्वम, इतना ये जो विशेष भाग है। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वम, इस जो लक्षण किया है न्यायबोधिनिकार ने, तो उसकी चर्चा हमारी चल रही है। तो उसमें केवल गुणत्वम इतना लक्षण करते हैं तो रसादि में अतिव्याप्ति हो रही है, और चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व इतना लक्षण करते हैं रूपत्वादि में अतिव्याप्ति होती है। तो उस रूपत्वादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए विशेष का ग्रहण किया गया, रूपत्वम इस विशेष भाग का ग्रहण किया गया। अब ये चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व का मतलब क्या है? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व किम, इसका क्या अर्थ है? तो न्यायबोधिनिकार इसको कहते हैं चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व नाम चक्षुर्भिन्न इंद्रिया ग्राह्यत्वे सति चक्षुर्ग्राह्यत्व। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व का अर्थ है चक्षु से भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं होते। चक्षु से भिन्न जो इंद्रिय उसके प्रत्यक्ष का विषय नहीं होते हुए
जो चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय है, चक्षु से भिन्न इंद्रिय का विषय नहीं होते हुए जो चक्षु के प्रत्यक्ष का विषय है। केवल, ये शब्द का अर्थ समझा रहे हैं, केवल चक्षु से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष का विषय। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व का अर्थ क्या होता है? केवल चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का जो विषय होता है। अब इसी को यहाँ पर समझा रहे हैं। मात्र पद से किसकी व्यावृत्ति की गई है? अन्य क्या वृत्ति? अन्य इंद्रिय का जो विषय नहीं है, ये मात्र शब्द का अर्थ है, तो अन्य इंद्रिय का विषय नहीं है। और तो फिर किसका विषय है? चक्षु का विषय है। तो चक्षु से अतिरिक्त जो इंद्रिय है, उन इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं होते हुए जो चक्षु का विषय है, चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय है, उसी को कहते चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व हो जाएगा। तो चक्षु से भिन्न इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं होते हुए चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय होना, इसी को कहते हैं चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम। इस प्रकार से ये है। अब ये जो मात्र पद दिया गया है इसमें लक्षण में, चक्षुर मात्र ग्राह्य, इसमें मात्र पद नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? मात्र पद नहीं देंगे तो लक्षण कितना रह जाएगा? चक्षु ग्राह्यत्व सती गुणत्व। चक्षुर ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व। चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय होते हुए जो गुण है उसको रूप कहेंगे। तो ये यदि लक्षण करते हैं तो यह लक्षण संख्यादि में अतिव्याप्त हो जाएगा। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ये सामान्य गुण है। अरे न सामान्य गुणों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो मात्र पद अनुपादाने, मात्र पद नहीं देंगे, केवल चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय, ऐसा नहीं कहेंगे। इतना ही कह देंगे चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय होते हुए जो गुण है। फिर चक्षु के विषय के साथ अन्य के भी प्रत्यक्ष का विषय होता है तो कोई बात नहीं है, मात्र पद हटाने पर ऐसे हो जाएगा। या अन्य इंद्रिय का विषय होने पर भी चलेगा और चक्षु का विषय होना चाहिए, खाली इतना है, अन्य का हो चाहे ना हो। ये यदि अर्थ आ जाएगा तो फिर अतिव्याप्ति हो जाएगी संख्यादि में। मात्र पद अनुपादाने संख्यादि सामान्य गुणे अतिव्याप्ति ही। मात्र पद का ग्रहण न करने पर, चक्षुर मात्र अत्र का अर्थ केवल है, और उसका ग्रहण नहीं करेंगे तो संख्यादि सामान्य गुणे अतिव्याप्ति, संख्यादि सामान्य गुण में अतिव्याप्ति हो जाएगी। संख्यादि सामान्य गुण है और विशेष गुण कौन से हैं? रूपम गंधो रसस्पर्शः स्नेहः सांसिधिको ध्रुवः बुद्ध्यादि भावनान्तश्च शब्दो वैशेषिका गुणाः। नाथ महाराज का आवाज नहीं आया। तो मात्र पद अनुपादाने, मात्र पद का ग्रहण न करने पर संख्यादि सामान्य गुणे अतिव्याप्ति, किसी में अतिव्याप्ति हो जाएगी? संख्यादि जो सामान्य गुण है उस संख्यादि सामान्य गुण में अतिव्याप्ति हो जाएगी। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ये हाँ परत्व भी सामान्य ही गुण है। तो वे चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय है। चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय है, लेकिन गुण है क्या? गुण भी है। तो यदि मात्र पद नहीं देंगे तो चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय होते हुए जो गुण है, इस प्रकार का यदि लक्षण करते हैं तो यह लक्षण संख्यादि सामान्य गुण में अतिव्याप्ति हो रहा है, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? बोले तत्रापि चक्षुर ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वस्य सत्वात्, क्योंकि उस संख्यादि गुणों में भी चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष की विषयता से विशिष्ट जो गुणत्व है उसकी विद्यमानता होने से संख्यादि भी चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष के विषय है कि नहीं है? तो चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम है कि नहीं? संख्यादि में गुणत्व है, गुणत्व है। तो चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व विशिष्ट गुणत्व, ग्राह्यत्व का अर्थ प्रत्यक्ष विषयत्व, अभी बताएंगे भी। तो ये चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष के विषयता से विशिष्ट जो गुणत्व है वह गुणत्व संख्यादि में भी विद्यमान होने के कारण से मात्र पद का ग्रहण न करने पर संख्यादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो अतः तद वारणा है। तो संख्यादि गुणों में जो अतिव्याप्ति हो रही है तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए मात्र पद दिया गया है। मात्र पदम संख्यादेहि चक्षुर भिन्नत्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वात् चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम नास्ति अतः तद वारणा है मात्र पदम। अब ये संख्यादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए मात्र पद दिया गया। अब जब मात्र पद देंगे तो संख्यादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कहते संख्यादि चक्षुर भिन्न त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वात्। संख्यादि में क्या है?
चक्षु से भिन्न त्वगेंद्रिय जन्य ज्ञान की विषयता होने से। हाँ। त्वगेंद्रिय के भी विषय होते हैं, जी चक्षु के विषय होते हैं और त्वगेंद्रिय के भी विषय विषय होते हैं, इसलिए चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम नास्ति, उसमें केवल चक्षुषजन्य प्रत्यक्ष की विषयता नहीं है। नहीं है। तो ये मात्र पद देने पर अब उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। नहीं, नहीं, की- अतीन्द्रिय गुरुत्वादौ अतिव्याप्ति वारणाय चक्षुर्ग्राह्य इति। उसी में ही थोड़ा सा अलग ये है, जबकि थोड़ा सा पदकृत्य का विचार हमारा हो ही गया था इस विषय का, फिर भी ऐसा उठाया गया है। गुणत्वम, ये यदि रूप का लक्षण करते हैं, जो गुण है उसको यदि रूप कहेंगे, वे चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय हो चाहे न हो, वे यदि गुण हैं उनको क्या कहेंगे? रूप कहेंगे। ऐसा यदि कर देते हैं तो ये लक्षण किस में अतिव्याप्त हो जाएगा? बिल्कुल जो अतीन्द्रिय है। कोई गुण ऐसे चक्षु केवल चक्षु के विषय हैं, कोई चक्षु के साथ साथ अन्य इंद्रिय के विषय है, कोई केवल अन्य इंद्रिय के विषय है और कोई किसी इंद्रिय के विषय नहीं है, ऐसे गुण है। कोई केवल चक्षु के विषय है, कोई चक्षु के साथ साथ किसी अन्य इंद्रिय के विषय है, कोई केवल चक्षु से अतिरिक्त इंद्रिय के ही विषय है और कोई ऐसे कि किसी इंद्रिय के विषय नहीं। तो वो जो किसी इंद्रिय के विषय नहीं उनको कहते हैं अतीन्द्रिय गुण। उनके क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय गुण। इंद्रिय का विषय होते ही नहीं, इस प्रकार के भी कोई गुण है, गुरुत्व है, ये दिखता नहीं है। उसमें ये अनुमान होता है वहां पर उठा करके, भाई ये गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसमें गुरुत्व है। और हम उठाने का प्रयास करते उठ नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें गुरुत्व है। इस प्रकार से अनुमान होता है, वो दिखता नहीं है ना। आदमी दिखते पता चलता है कि हाँ अरे भाई 50 किलो, ये 60 किलो, ये 70 किलो, ये 3 आगे, ऐसा दिखता है। इस प्रकार से नहीं होता है। तो ये जो अतीन्द्रिय गुण इनको कहते हैं, तो इस अतीन्द्रिय गुणों में अतिव्याप्ति हो जाएगी यदि चक्षुर ग्राह्यत्व यह पद यदि नहीं देते हैं। चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का जो विषय होना, इस अर्थ वाला चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व पद नहीं देते हैं, तो कहाँ अतिव्याप्ति हो रही है? अतीन्द्रिय गुण अतीन्द्रिय गुणों में। तो अतीन्द्रिय गुण में गुरुत्वादि, अतीन्द्रिय गुण कौन से? गुरुत्वादि है। आदि दिया इन्होंने, आदि कोई बताएगी नहीं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म। धर्माधर्म भी अतीन्द्रिय गुण, संस्कार एक अतीन्द्रिय गुण। संस्कार कौन सा? भावना नामक जो संस्कार होता है वह भी क्या है? जो हमें स्मृति होती है ना, उस स्मृति से पता चलता है कि अरे भाई इसके संस्कार जरूर थे। नहीं तो याद कैसे आती? हमें याद आ रही, इसका मतलब क्या है? चित्त में संस्कार पड़े थे। लेकिन वो संस्कार मन का विषय नहीं होता है, मन उसको विषय नहीं कर पाता है। हमारे चित्त में किस विषय के कितने संस्कार पड़े हम जानते हैं क्या? नहीं, पता नहीं। कितने का ग्रहण, कितने का अनुभव कर लिया, कितने के संस्कार पड़े हुए हैं। अब वो फिर बहुत दिन के बाद उसको ये नहीं करते तो फिर मिट भी जाते हैं, चले भी जाते हैं। और 10 साल पहले इस समय आप क्या कर रहे थे? इसमें जाने की जरूरत नहीं, 1 महीना पहले की बात आ जाएगी। मतलब जब पाठ बंद था तब भी सोचना मुश्किल हो जाता है। तो हमने उसका अनुभव किया है, उस समय हमें पता था कि नहीं। अभी जैसे इस समय का हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन यही बात आपको 6 महीने के बाद पूछेंगे तो आप उस समय क्या कर रहे थे, अंदाजा कर देंगे भाई ये पाठ था, उस पाठ का समय था हमारा, अब बैठे थे, इस प्रकार से कह देंगे। फिर भी वो ऐसा ये प्रकट नहीं होता है बहुत बार संस्कार जो होते हैं। लेकिन संस्कार होते हैं चित्त पर, क्या है वो संस्कार पढ़ते हैं, उनका बारंबार अभ्यास करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी प्रकट हो जाते हैं। और जिन संस्कारों का आप अभ्यास नहीं करते, अर्थात उनको बारंबार अनुभवों के द्वारा उनको जो है ना ये करते नहीं, क्या कहते हैं, उस संस्कार को उद्भूत नहीं करते, प्रकट नहीं करते, तो वे संस्कार धूमिल हो जाते हैं। मतलब जैसे कि बहुत ही पुराने हो जाते हैं और कभी वे मिट भी जाते हैं धीरे धीरे, ऐसे होता है। तो ये है क्या चल रहा था हमारा, हाँ ये खोज रहे थे कि अतीन्द्रिय गुण। तो गुरुत्व, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये जो 4 है ये अतीन्द्रिय गुण है ना। तो इन अतीन्द्रिय गुणों में अतिव्याप्ति होगी। तो इन अतीन्द्रिय गुणों में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है?
चक्षुर ग्राह्य ऐसा पद दिया है कि चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय वह होना चाहिए, ऐसा गुण होना चाहिए। तो ये आतीन्द्रिय गुण जो है वे चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इसलिए उनमें अतिव्याप्ति नहीं होगी, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो क्या आतीन्द्रिय गुणों के बारे में यहाँ पर उन्होंने उठाया, नहीं तो फिर सामान्य रूप से सभी गुणों में अतिव्याप्ति दिखाई थी पहले, केवल गुणत्व इतना लक्षण करने पर अब ये सभी गुणों में अतिव्याप्ति हो रही थी, रूपातिरिक्त सभी गुणों में अतिव्याप्ति हो ही रही थी। तो उसमें आतीन्द्रिय गुण आए थे कि नहीं आए थे, फिर भी उन आतीन्द्रिय गुणों का थोड़े से उसके ऊपर भी आपका लक्ष्य चला जाए। पहले तो सामान्य गुण रूप से आए थे, अभी देखो ना, सोचना पड़ा ना उसमें आतीन्द्रिय गुण कौन कौन से हैं, तो उसके ऊपर भी नजर जाने के लिए उन्होंने ऐसा कह दिया कि आतीन्द्रिय गुरुत्व आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए चक्षुर ग्राह्य ऐसा पद दिया। कहते ग्राह्यत्व का मतलब क्या है, यहाँ पर जो लक्षण में आया वो ग्राह्यत्व क्या चीज है। अत्र लक्षणे ग्राह्यत्व नाम, कहते इस लक्षण में जो ग्राह्यत्व पद आया है तो उसका अर्थ क्या है, तो कहते प्रत्यक्ष विषयत्व। ग्राह्यत्व का अर्थ क्या है, प्रत्यक्ष विषयत्व। अब चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व है तो चक्षुर्मात्र प्रत्यक्ष विषयत्व, चक्षुर्मात्र प्रत्यक्ष विषय, चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व ऐसा अर्थ हो जाएगा। केवल चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व, यही हो जाएगा ग्राह्यत्व का अर्थ। और अग्राह्यत्व का क्या अर्थ हो जाएगा, अग्राह्यत्व नाम तद अविषयत्व। अग्राह्यत्व का अर्थ है तद से क्या लेंगे, प्रत्यक्ष अविषयत्व। ग्राह्यत्व का अर्थ है प्रत्यक्ष विषयत्व और अग्राह्यत्व का अर्थ है प्रत्यक्ष अविषयत्व, प्रत्यक्षाविषयत्व ऐसा है। तो देखो अभी आपको मात्र पद का अर्थ बताया, चक्षु से भिन्न इंद्रिय का विषय नहीं होते हुए चक्षु का विषय होना, और ग्राह्यत्व का मतलब है कि चक्षुषजन्य प्रत्यक्ष का विषय है। तो इसको अभी फिर से एक बार इसके ऊपर नजर डाल देते कि अभी तक क्या हो गया, तथाच कह करके जो है ना, अभी तक के विचार के ऊपर फिर से इसको क्या कहते हैं, पीछे की ओर देख लेना, सिंहावलोकन होता है, सिंहावलोकन न्याय ही है, और एक कुछ इसको फिर से पहले का जो विषय हमारा हो गया ना उसके ऊपर फिर एक नजर डालनी है, इस प्रकार से कुछ कहते हैं नाम। तो तथा चक्षुर्भिन्न इंद्रियजन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम इति फलितः अर्थः। चक्षु से भिन्न इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं होते हुए चक्षु से उत्पन्न प्रत्यक्ष का विषय होना, अन्य चक्षु से अतिरिक्त इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं होते हुए चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय होना इति फलित अर्थ। ये अर्थ अभी यहाँ पर निष्पन्न हुआ, अभी तक के विचार का यह अर्थ हमारा निकल गया। अब यहाँ तक ये रूप के लक्षण की चर्चा हो गई, फिर यहाँ इसके ऊपर अभी शंका हो रही है कि भाई आपने यह जो लक्षण किया है तो यह लक्षण उचित नहीं है, इसमें अतिव्याप्ति दोष है ना। ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है, कहते ये प्रभा और घट का जो संयोग है, प्रभा भित्ति संयोग दिया था मधुकृत्य में, प्रभा और भित्ति का संयोग, चाहे प्रभा और घट का संयोग, तो ये जो संयोग है ये किस इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष का विषय है, केवल चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष का विषय है, केवल चक्षु से उसका प्रत्यक्ष होता है और किसी इंद्रिय से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। दीवार में जो प्रकाश का संयोग है वो अंधे को पता चलेगा यहाँ संयोग हो रहा है, प्रकाश प्रभा का जो संयोग हो रहा है, प्रभा एक द्रव्य है तो उसका संयोग अंधे को पता चलेगा तो इंद्रिय से नहीं चलता है, वो केवल आँख से ही पता चलता है प्रभा और भित्ति का जो संयोग है, क्योंकि प्रभा भी चक्षु से दिखाई देती है और भित्त अथवा घट भी चक्षु से दिखाई देता है, तो उनका संयोग भी प्रत्यक्ष होता है। ऐसे जिन दोनों का संयोग हो रहा है वे यदि प्रत्यक्ष न हो तो उनका संयोग भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो यहाँ प्रभा और घट दोनों प्रत्यक्ष के योग्य है क्या, है। तो ये जो प्रभा और घट का संयोग है ये किस इंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष का विषय है, चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष, केवल चक्षु से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष का विषय है। किंतु गुण है क्या ये, है। प्रभा घट का संयोग ये गुण है, संयोग रूपी गुण है, तो उसमें अतिव्याप्ति हो रही है। कहते ननु प्रभा घट संयोगी रूप लक्षण से अतिव्याप्ति ही। पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रभा और घट का जो संयोग है इसमें रूप के लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है। क्यों बोले, तस्य चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वात्,
ग्राह्य गुणत्वात् तस्य तस्य कस्य तस्य प्रभा घट संयोगस्य प्रभा और घट का जो संयोग है उस संयोग में चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुणत्व होने के कारण से केवल चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय होते हुए गुणत्व होने के कारण से यह लक्षण प्रभा घट संयोग में अतिव्याप्त हो रहा है। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांति कहता है कि न, ऐसा नहीं है, इस प्रकार से तुम्हें नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर गुण शब्द से किसकी विवक्षा कर रहे हैं? हमें क्या विवक्षित है गुण शब्द से? यहाँ पर गुण शब्द से हम यहाँ पर विशेष गुण कहना चाहते हैं। गुण शब्द से हमें कौन सा गुण लेना है? विशेष गुण लेना है। तो विशेष गुण जब अर्थ लेंगे फिर प्रभा और घट के संयोग में अतिव्याप्ति होगी? नहीं होगी, क्योंकि संयोग विशेष गुण नहीं, प्रभा घट का संयोग विशेष गुण नहीं। कह रहे गुण पद से विशेष गुण परत्वात्, जो गुण पद है यहाँ पर वह विशेष गुण इस अर्थ में तात्पर्य वाला होने के कारण से, इस अर्थ में तात्पर्य है उसका। गुण शब्द से हम किसको लेना चाहते? विशेष गुण को लेना चाहते हैं, ऐसा है। लक्षणाकरणी है, गुण शब्द से विशेष गुण लेंगे। अजह लक्षण, गुण के साथ साथ उसका एक विशेष जो धर्म है उसको भी ले लेंगे ऐसे। तो उसमें ये विशेष गुण परक होने के कारण से, विशेष गुण में तात्पर्य वाला होने से, या विशेष गुण का बोधक होने के कारण से, गुण शब्द यहाँ पर विशेष गुण का बोधक होने के कारण से ये प्रभा घट संयोग में अतिव्याप्ति नहीं कहनी चाहिए। तो कहते ठीक है, इस प्रकार से प्रभा घट के संयोग में तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, फिर भी अब ये विशेष गुण परक यदि आप लेंगे इसको, गुण शब्द यदि विशेष गुण का बोधक यहाँ पर है ऐसा मानोगे, एक दोष का वारण करने के लिए, प्रभा घट संयोग में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए, फिर दूसरा पद आपके सर पर आ जाएगा। गुण पद से विशेष गुण लेने पर क्या हो जाएगा? दूसरा दोष आपके ऊपर आ जाएगा। दूसरा दोष क्या आ जाएगा? तो बोले फिर ये जो है ना मात्र पद व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्र पद व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मात्र पद किस लिए दिया था? संख्यादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए मात्र पद दिया था। मात्र पद का प्रयोजन बताया था ना, मात्र पद अनुपादाने संख्यादि सामान्य गुणे अतिव्याप्ति। तो सामान्य गुण में अतिव्याप्ति हो रही थी ना मात्र पद न देने पर। अभी हम गुण शब्द से कौन से गुणों को ले रहे हैं? विशेष गुणों को ले रहे हैं। तो विशेष गुणों को जब ले लिया तो फिर मात्र पद नहीं भी देंगे तो भी सामान्य गुण में अतिव्याप्ति होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि हम गुण शब्द से विशेष गुण कहना चाहते हैं। तो मात्र पद की आवश्यकता नहीं रही अभी। चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय होने वाले जो विशेष गुण, विशेष गुण कहने से संख्यादि में अतिव्याप्ति, मात्र पद व्यर्थ हो गए। तो एक को बचाते 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 अब दूसरा ये आ गया आपके ऊपर, ऐसे हो गया। तो यदि अतिव्याप्ति को बचाने के चक्कर में गुण शब्द को विशेष गुण बोधक मानते हो तो मात्र पद की व्यर्थता का दोष, और यदि मात्र पद के बचाने के चक्कर में रहते हो तो ये अतिव्याप्ति दोष। ऐसे दोनों तरफ से आपके ऊपर वैतः पार्श्व रज्जुन्याय है, दोनों तरफ से आपको दोष ही दोष है, इस प्रकार से पूर्व पक्षी कहता है। न च एवं विशेष गुणत्व घटित लक्षणे संख्यादव अतिव्याप्ति अभावात् मात्र पद वैयर्थ्यम इति वाच्यम। सिद्धांत कहता है कि अरे तुम इतना हमें बुद्धू समझते हो, ऐसा थोड़ी। ये गुण पद को विशेष गुण परक मानने पर भी मात्र पद की व्यर्थता नहीं है। मात्र पद का अन्य प्रयोजन हम बताएंगे। ठीक है, संख्यादि में अतिव्याप्ति नहीं, अतिव्याप्ति का निराकरण करना, ये मात्र पद का प्रयोजन न होने पर भी मात्र पद का दूसरा प्रयोजन हम तुमको बता रहे हैं। सिद्धांति कहता है हमें पता है तुम क्या उठाने वाले हो, हमारे ऊपर यही दोष दोगे तुम, मात्र पद की व्यर्थता हो जाएगी। सिद्धांति कहता है नहीं, ये नहीं कहना है। तो अपने तरफ से उठा करके सिद्धांति ये कह रहा है, अब इसके ऊपर तुम ऐसा कहोगे। मैंने जो कहा कि गुण शब्द यहाँ विशेष गुण बोधक है, तो तुम क्या कहोगे यहाँ पर? तुम ये बात कहोगे कि एवं विशेष गुणत्व घटित लक्षणे संख्यादव अतिव्याप्ति अभावात् मात्र पद वैयर्थ्यम। ये कहोगे तुम कि विशेष गुणत्व घटित यदि लक्षण करेंगे, लक्षण स्वीकार करने पर संख्यादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, संख्यादि सामान्य गुण में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि संख्यादि सामान्य गुण विशेष गुण है क्या? नहीं। तो संख्यादि में अतिव्याप्ति न होने के कारण से मात्र पद वैयर्थ्यम, मात्र पद की व्यर्थता हो जाएगी। इस प्रकार से तुम कहोगे तो इति न च वाच्यम। सिद्धांत कहता है ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए, है ना।
उसकी बात, उसके भाव को, उसके मुंह को देख करके पता चला कि अब ये ऐसे ऐसे शंका करना चाहता है। इससे पहले ही सिद्धांति उसका निराकरण कर देता है। ऐसे उसके मुंह से बाहर निकलने से पहले वही कुचल देता है उसे। तो ये तीनच वाच्य में ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? बोले उसका प्रयोजन हम तुमको बताते हैं। जलमात्र वृत्ति सांसिधिक द्रवत्वादव अतिव्याप्ति वारणाय तदुपादानात्। कहते मात्र पद किस लिए दिया गया? जल में स्थित, केवल जल में विद्यमान जो सांसिधिक द्रवत्व है। स्वाभाविक द्रवत्व कहाँ रहता है? जल में। केवल जल में रहता है स्वाभाविक द्रवत्व। और वैसे द्रवत्व तो फिर पृथ्वी में भी है, जल में भी है और तेज में भी है। अनैमितिक द्रवत्व है। तो जलमात्र वृत्ति, जल एव जलमात्रम, जलम एव जलमात्रम, तस्मिन् वृत्तिर्यस्य द्रवत्वस्य तद्द्रवत्वं जलमात्र वृत्ति। जलमात्र वृत्ति, जलमात्र वृत्ति च तद सांसिधिक द्रवत्वं च जलमात्र वृत्ति सांसिधिक द्रवत्वम। अच्छा, द्रवत्वादौ कह दिया है। द्रवत्वम आदिर यस्य तद द्रवत्वादि तस्मिन् द्रवत्वादौ। ये और किसमें अतिव्याप्ति है? जलमात्र वृत्ति सांसिधिक द्रवत्व में तो अतिव्याप्ति ठीक है, मात्र पद वहाँ आ जाएगा। और किसी विशेष गुण में तो अतिव्याप्ति वैसे नहीं हो रही थी। मात्र पद नहीं भी देते तो और कोई विशेष गुण है जो चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य हो। रूप और सांसिधिक द्रवत्व, इसके अलावा और कोई विशेष गुण चक्षु का विषय होता है? रूपम गंधो रसः स्पर्शः। रूप को छोड़ दो, रूप तो होता ही है, वो तो ले लिया हमने। गंधो रस स्पर्श स्नेह, स्नेह एक होगा, चक्षु का विषय हो जाएगा। स्नेह जो जल में रहने वाला स्नेह जो होता है ना, सांसिधिक द्रव और स्नेह है। स्नेह सांसिधिक द्रव। अब बुद्धादि भावनांदाष्ट वहां से आगे चक्षु के वो विषय नहीं। तो चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य विशेष गुण कितने हैं? दो। तीन है। एक रूप, एक स्नेह और तृतीय है सांसिधिक द्रवत्व। स्नेह तो इंद्रिय से भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो तो उसे विशेष गुण है कि नहीं, उसके ऊपर निर्भर है। विशेष गुण का अर्थ ये तो नहीं कि एक ही इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य हो। विशेष गुण के अलग लक्षण है अपना, तो वो तो देख लेंगे। और ऐसे लगता है सामान्य गुण का मतलब बहुतों में रहने वाला गुण, विशेष गुण का मतलब एक में ही रहता है, उसको विशेष गुण कहेंगे। ऐसा नहीं, उसका लक्षण अलग है। हम आगे उसका विशेष गुण सामान्य गुण के लक्षण आगे बताए हैं, उसका विचार करेंगे कभी। तो ये सांसिधिक द्रवत्व तो आदि से किसको लेंगे? स्नेह को लेंगे। तो ये स्नेह में अतिव्याप्ति हो जाएगी। दिखाई देता है कि नहीं? जल का जो चिकनाहट जो रहती है ना, उसमें वो पकड़ने का जो उसका जो गुण है उसमें जल में, वो चक्षु से दिखाई देता है। इसे आँख से भी हमें पता चलता है ये पतला है। द्रवत्व तो है, पतला एक द्रवत्व अलग होता है, और फिर उसमें एक स्नेह भी अतिरिक्त ये किया जाता है। स्नेह के संबंध में भी बहुत विचार करेंगे। कोई लोग इसको द्रवत्व से अतिरिक्त नहीं मानते स्नेह को। तो उसमें स्नेहादि में अतिव्याप्ति होगी, तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए तद उपादानात्, तस्य उपादानम, तद उपादानम तस्मात्, तस्य कस्य उपादानम? मात्र पदस्य उपादानात्। मात्र पद का यहाँ पर ग्रहण होने के कारण से मात्र पद की व्यर्थता की शंका तुम्हें नहीं करनी चाहिए, ऐसा है। हो गया? ये पंक्ति समझ में आ गई? केवल जल में विद्यमान सांसिधिक द्रवत्व और स्नेह में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए मात्र पद का ग्रहण किया गया है, इसलिए मात्र पद की व्यर्थता की शंका तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अथवा दूसरी प्रकार से अब यहाँ पर कहता है, अब इसमें पदकृत्य में बताया था ये फिर भी इस लक्षण में अव्याप्ति दोष ऐसा कहा गया था। इतना आप लक्षण कर दिए, फिर भी इसमें अव्याप्ति दोष को आप हटा नहीं सकते हो। कहाँ अव्याप्ति हो रही है? बोले परमाणु के रूप में अव्याप्ति हो रही है, द्व्यणुक के रूप में अव्याप्ति हो रही है। परमाणु का रूप, द्व्यणुक का रूप चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय है? नहीं, उसको कहा हम देख ही नहीं पाते हैं। तो वो रूप है कि नहीं? लेकिन है। तो रूप है, लेकिन वहां लक्षण नहीं पहुंच रहा है। तो लक्ष्य के एक देश में लक्षण यदि नहीं जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अव्याप्ति। उसका परिष्कृत लक्षण बोला अव्याप्ति का, लंबा लक्षण। लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण अत्यंत भाव प्रतियोगित्व। लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण अत्यंत भाव प्रतियोगित्व अव्याप्ति ही। अतिव्याप्ति लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण
लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरण्य सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण्यत्वम अतिव्याप्ति। समानाधिकरण्यम अथवा समानाधिकरणत्वम अतिव्याप्ति। तो जोड़ना है तो सामानाधिकरणत्वम नहीं करना है, समानाधिकरणत्व सही करेंगे तो सामानाधिकरण्यम, सामानाधिकरण्यम अतिव्याप्ति है। और असंभव का लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम असंभव। तो ये जो है अव्याप्ति दोष फिर भी आता है, इस प्रकार से पदकृत्य में विचार किया गया था। ये पूरे लक्षण में फिर भी अव्याप्ति दोष आ रहा है, क्योंकि रूप परमाणु के रूप और द्वनुप के रूप में लक्षण नहीं जाता है। तो उसमें उस अव्याप्ति का वारण करने के लिए इस प्रकार का लक्षण करने से प्रभा घट संयोग में अतिव्याप्ति नहीं हो सकती, ऐसा कह रहे हैं। मतलब गुण को जो है ना विशेष गुण परख लेने की जरूरत नहीं रहेगी। अथवा चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमद गुणत्वस्य लक्षणत्वात्, अथवा क्या समझ लेना है, लक्षण रूप का यह है चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत्वे सति गुणत्वम। चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत गुणत्वम, ये लक्षण किया गया। केवल चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष योग्य जो जाति है, चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय भूता जो जाति है, ऐसे जाति से युक्त जो गुण है उस गुण को कहेंगे रूप। केवल चक्षु से प्रत्यक्ष योग्य जाति से युक्त होते हुए जो गुण है, तो इस प्रकार का लक्षण यदि करेंगे तो ऐसा लक्षण करने से न प्रभा घट संयोगादि अतिव्याप्ति, ऐसा लक्षण करने से प्रभा घट संयोग आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत गुणत्वम, जातिमत्वे सति गुणत्वम। तो इत्यस्य लक्षणत्वात्, अब इसमें लक्षणत्व होने के कारण से, अर्थात यह लक्षण होने के कारण से प्रभाघट संयोग में अतिव्याप्ति नहीं होगी। प्रभाघट संयोग आदौ न अतिव्याप्ति, प्रभाघट संयोग आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। आदि से यह है गुण संयोग से आदि में अतिरिक्त में भी अतिव्याप्ति हो रही थी, वही सुवर्ण आदि में अतिव्याप्ति हो रही, त्रिलोक में अतिव्याप्ति हो रही थी। कब हो रही थी अतिव्याप्ति? जो पूरा लक्षण किया ना फिर भी अतिव्याप्ति हो रही थी। चक्षुर्मात्र ग्राह्य विषयत्वे चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, इतना जो लक्षण किया था तो इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही थी प्रभाघट संयोग में। तो जिस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए एक प्रयास इस प्रकार से किया गया कि गुण शब्द से हम विशेष गुण का बोधन करना चाहते हैं। अब इसमें थोड़ी सी आपत्ति, एक उनको झेलना पड़ा, एक दोष को किसी प्रकार से उनको हटाना पड़ा। मात्र पद की व्यर्थता का समाधान इनको करना पड़ा इस पक्ष में कि गुण शब्द से यदि विशेष गुण ले लेते हैं तो मात्र पद व्यर्थ हो रहा है, और उस मात्र पद व्यर्थता का समाधान सिद्धांति को करना पड़ा कि हम ये मात्र पद संख्यादि सामान्य गुणों में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए नहीं मानते हैं, अपितु सांसिद्धिक द्रवत्व और स्नेह में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हम उसको ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से सिद्धांति ने समाधान दिया। अथवा ये कहते गुण पद का वही गुण अर्थ रहने दो, गुण पद का अर्थ विशेष गुण करने की जरूरत नहीं है। हम इस प्रकार का लक्षण करेंगे कि चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत्वे सति गुणत्व, केवल चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषयी भूता जो जाति है, केवल चक्षु से जिसका प्रत्यक्ष होता है ऐसी जो जाति, और ऐसे जाति से युक्त जो गुण है उसको क्या कहेंगे हम? रूप कहेंगे। तो इस प्रकार का लक्षण होने से न प्रभा घट संयोगादि अतिव्याप्ति, प्रभा घट संयोग आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं अतिव्याप्ति होगी? क्योंकि प्रभा घट संयोग जो है उसमें कौन सी जाति रहती है? संयोगत्व जाति रहती है। प्रभा घट संयोग गुण कौन कौन सा है इसमें? संयोग। यस, प्रभा घट संयोग गुण है, संयोग गुण है। तो संयोग गुण में कौन सी जाति रहेगी? संयोगत्व जाति रहेगी। तो ये जो संयोगत्व जाति है ये चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय है क्या? है। चक्षु से दिखाई देती संयोगत्व जाति? देती है ना? देती है। कैसे जाति दिखी आपने? कैसे जाति संयोग दिखा है? तो माननी पड़ेगी ना। ऐसा है, जब आपको संयोग का ग्रहण होता है ना तो संयोगत्व जाति का ग्रहण जरूर होता है। घट का ग्रहण होता है तो घटत्व जाति का ग्रहण जरूर मानना पड़ता है, क्योंकि विशिष्ट बुद्धिम प्रति विशेष ज्ञानस्य हेतुत्वम, विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान कारण होता है। घटत्व विशेषण है तो विशेषण के बिना घट का ज्ञान हो सकता है क्या? हाँ, वो मूर्त न होने के कारण से ऐसे ऐसे जो है ना, ये इतना ऐसा ऐसा जो दिखाई देता है वो घटत्व है और बाकी घट है।
ऐसा आप उसको दिखा नहीं सकते हो। ये जो है अब इधर उधर सब फैला हुआ है ना, जो थोड़ा थोड़ा अंतराल में बीच बीच में दिखा देते, वो घट पुस्तकत्व जाति है, ये पूरा पुस्तक है, ऐसा नहीं दिखा सकते हो क्योंकि वो अमूर्त ही जाति है। लेकिन यह पुस्तक है, यह ज्ञान होता है तो जरूर आपको पुस्तकत्व का ज्ञान हुआ ही है। यद वस्तु ये इंद्रिय ने गृह्यते तद्गत जाति है, तो नियम है हमारा। तो इसलिए आपको क्या है, पुस्तकत्व का जाति का ज्ञान होता ही है। संयोगत्व जाति का प्रत्यक्ष चक्षु से होता है, केवल चक्षु से होता है क्या? नहीं संयोगत्व होता है। जाति का प्रत्यक्ष नहीं और होता किस इंद्रिय से होता है? त्वग इंद्रिय से। त्वग इंद्रिय से भी होता है। तो इसलिए अब ये जो चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति घटित जो लक्षण किया गया है, तो यह लक्षण प्रभा घट संयोग में अतिव्याप्त होगा। इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी प्रभा घट संयोग में। चक्षुर मात्र ग्राह्य जातिमत्वे सति गुणत्वम, यह जो लक्षण किया, इस लक्षण की प्रभा घट संयोग में अतिव्याप्ति होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो त्वग इंद्रिय से भी ग्राह्य है। क्योंकि संयोग में जो संयोगत्व जाति है वो चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति नहीं है। प्रभाघट संयोग जो है, उस संयोग में जो संयोगत्व, हाँ प्रभाघट संयोग चक्षुर मात्र ग्राह्य है, लेकिन उसमें रहने वाली जो जाति है वह जाति केवल चक्षुर इंद्रिय का विषय नहीं है, वह केवल चक्षु का विषय है। प्रभाघट संयोग वो एक संयोग व्यक्ति विशेष जो है ना, सभी संयोग की बात नहीं, वो उस संयोग व्यक्ति को बात कर रहे हैं हम। प्रभाघट संयोग जो है ना, प्रभा भित्ति का संयोग, वह केवल चक्षु का विषय है, लेकिन उस संयोग में रहने वाली जो संयोगत्व जाति है वह केवल चक्षु का विषय नहीं है। उस संयोगत्व जाति का प्रत्यक्ष किससे होता है? त्वग इंद्रिय से। त्वग इंद्रिय से भी होता है ना। प्रभा घट का जो संयोग है उसका प्रत्यक्ष त्वग इंद्रिय से होता है कि नहीं? होता है। नहीं होता है। हाँ? होता है। क्या होता है? प्रभा और घट, प्रभा व्यक्ति का संयोग का प्रत्यक्ष त्वग इंद्रिय से होता है। होता है। तो अतिव्याप्ति दिखाने की क्या जरूरत? मात्र पद देने पर भी मात्र पद की व्यर्थता कहाँ फिर? जाति प्रत्यक्ष हो रही है तो वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा ना। ना ऐसे किसने कहा? उसमें रहने वाली जाति प्रत्यक्ष हो तो रूपत्व जाति प्रत्यक्ष है कि नहीं आपको? तो खाली जाति का ही प्रत्यक्ष होगा त्वग इंद्रिय से। हाँ तो नहीं बताए नहीं अभी। ये पुस्तक में जो रूप है, इसमें जो रूपत्व जाति प्रत्यक्ष है कि नहीं? प्रत्यक्ष नहीं है। रूपत्व जाति प्रत्यक्ष नहीं है। फिर वही प्रयोजन आ रहा है अभी क्या प्रयोजन किया आपको इतने समय तक? पुस्तकत्व जाति प्रत्यक्ष है या नहीं है? है पुस्तकत्व जाति प्रत्यक्ष है। पुस्तक में रहने वाला जो रूप है, उस रूप में जो रूपत्व जाति है, रूपत्व जाति प्रत्यक्ष है कि नहीं है? ये रूपत्व जाति प्रत्यक्ष, यही रूपत्व जाति परमाणु के रूप में है कि नहीं है? तो फिर वो परमाणु के रूप का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि उसमें रहने वाले जाति का तो प्रत्यक्ष हो रहा है। जाति तो एक ही है ना, तो जाति का प्रत्यक्ष होता है, इसका मतलब व्यक्ति का प्रत्यक्ष होना ही चाहिए उससे, ये जरूरी नहीं है। ये त्वग इंद्रिय से ये जो संयोग हो रहा है अभी, ये पुस्तक का और कंबल का जो संयोग है, इस संयोग का त्वग इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है क्या? होता है। संयोग का प्रत्यक्ष हो रहा है। संयोग का प्रत्यक्ष हो रहा है तो संयोग तो जाति का भी प्रत्यक्ष हो रहा है। यहाँ तो दोनों प्रत्यक्ष है, व्यक्ति भी प्रत्यक्ष योग्य है और उसमें रहने वाली जाति भी प्रत्यक्ष योग्य है। किंतु प्रभा घट का जो संयोग है वह त्वग इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, और उसमें रहने वाली संयोगत्व जाति वो प्रत्यक्ष योग्य। क्यों? क्योंकि संयोगत्व जाति यही है ना, वो जो यहाँ जो है वही वहाँ है, तो यहाँ यदि उसका प्रत्यक्ष हो गया तो वहां पर भी प्रत्यक्ष हो गया। तो उसमें रहने वाली जो संयोगत्व जाति है वह केवल त्वग इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, और हमें तो चाहिए चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति चाहिए हमें। तो संयोगत्व जाते है चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वाभावात्, संयोगत्व जाति में केवल चक्षुषजन्य प्रत्यक्ष की विषयता न होने के कारण से प्रभाव घट संयोग में अतिव्याप्ति नहीं होगी, ये सिद्धांति कह रहा है। अब गुण पद को विशेष गुण परख लेने की आवश्यकता है? नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं। गुण को गुण ही रहने दो, फिर भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अब हम दूसरी तरह से हमने अटैक किया है ना, दूसरी तरह से हम उसको कर लिया है, ठीक कर लिया है, तो अब वहां तक पहुंचेंगे नहीं। घटपट संयोगस्य त्वगेंद्रिय ग्राह्यत्वात् तद्गत जातेरपि त्वगेंद्रिय ग्राह्यत्वात्। कहते घट और पट का संयोग है, ये त्वगेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है क्या? होता है। तो घटपट संयोग में त्वगेंद्रिय ग्राह्यत्व होने के कारण से तद्गत जाते हैं, संयोग में जो संयोगत्व जाती है वह भी त्वगेंद्रिय के द्वारा ग्राह्य होने के कारण से, संयोगत्व जाति त्वगेंद्रिय से भी ग्राह्य है, इसके लिए बता रहे हैं। घटपट संयोग यदि त्वगेंद्रिय ग्राह्य है तो उसमें रहने वाली जाति त्वगेंद्रिय ग्राह्य है, त्वगेंद्रिय से भी ग्राह्य है। और हमें कौन कैसी जाति चाहिए? चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति चाहिए। हमने लक्षण जो बनाया ना अभी दूसरा, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत्वे सति गुणत्वम, इसमें हमें
जो जाति चाहिए वो जाति कैसी होनी चाहिए? चक्षुर्मात्र केवल चक्षुजन्य प्रत्यक्ष, चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष की विषय भूता जाति होनी चाहिए। और ये संयोग तो जाति ऐसी नहीं है क्योंकि वो त्वक इंद्रिय के द्वारा भी ग्राह्य होती है। फिर उस नियम को आपको स्मरण दिला रहे, यो गुणो यद इंद्रिय ग्राह्य तन्निष्ठ जातिरपि तद इंद्रिय ग्राह्यत्वाद। जो गुण जिस इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य होता है उसमें रहने वाली जाति भी उसी इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष का विषय होने के कारण से संयोगत्व जाति भी त्वक इंद्रिय का विषय है और चक्षु का भी विषय है। तो केवल चक्षु का विषय भूता वह जाति नहीं है। और हमें ऐसी जाति चाहिए कि जो केवल चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष का विषय हो। तो ऐसे जाति से युक्त होते हुए जो गुण है उसी को ही रूप कहते हैं। अब ये प्रभा घट संयोग में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो फिर कहते हैं इस प्रकार से यदि आप लक्षण करेंगे तो फिर गुण पद देने की क्या आवश्यकता है? गुण की कोई जरूरत रह गई। केवल चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष योग्य जाति कौन सी जाति मिली आपको? रूप रूप जाति है क्या? रूपत्व रूपत्व। चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति कौन सी? केवल रूपत्व। और कोई जाति है चक्षुर्मात्र ग्राह्य हो? नहीं, और कोई जाति है नहीं। और कोई जाति नहीं है तो फिर अब गुण पद देने की कोई जरूरत रही क्या? नहीं। गुण पद तब देते हैं कि अन्य में अतिव्याप्ति होती। जैसे आया था ना पहले, अतिव्याप्ति किस में हो रही थी? गुण पद किस लिए दिया गया था? रूपत्वादि में अतिव्याप्ति का वर्णन करने के लिए गुण पद दिया गया था। लेकिन अब ये जब चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत्तम यह लक्षण करेंगे हम, क्या लक्षण करेंगे? चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत्तम यह यदि लक्षण करेंगे तो रूपत्व में अतिव्याप्ति होगी। रूपत्व चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति वाला है कि नहीं है? फिर से सुनो, रूपत्व केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य जाति से युक्त है या नहीं है? नहीं, रूपत्व नहीं। रूपत्व में कौन सी जाति रहती है? रूपत्व में नहीं जाती। रूपत्व में कोई जाति नहीं रहती। जाति में जाति नहीं स्वीकार करते हैं। कोई बाधक है ना उसमें, जाति बाधक उसमें है, बहुत सारे हैं। कहा जाति नहीं रहती उसमें कोई बाधक है। तो जाति में जाति को स्वीकार नहीं किया जाता है। 6-7 बाधक है उसमें। तो जाति में जाति नहीं स्वीकार की जाती है। तो रूपत्व में कोई जाति है? नहीं। तो रूपत्व में अतिव्याप्ति होगी अभी? नहीं। कितना लक्षण, कौन सा लक्षण करने पर? चक्षुर्मात्र ग्राह्य ग्राह्य जाति जातिमत्तम यह लक्षण करने पर रूपत्व में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो रूपत्व में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए जो गुण पद दिया था उसकी आवश्यकता है? नहीं है। वो बेकार हो गया अभी। कहते ऐसा नहीं, उसका फिर भी प्रयोजन है। गुण पद व्यर्थ यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। गुण पद का क्या प्रयोजन है? बोले आपने सोचा नहीं, चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति केवल रूपत्व है ऐसा नहीं, और भी जाति है जो केवल चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य हो। ऐसी कौन सी जाति है? बोले सुवर्णत्व जाति है। सुवर्णत्व जाति, अंधे के हाथ में कोई देंगे अलंकार बनाया हुआ, उसको पता चलेगा ये सोना है? नहीं। 2-4 प्रकार के 2-4 धातु से बने हुए एक जैसे अलंकार उसके सामने रखो, वो बताएगा निश्चित करो कि भाई ये सोना है और ये नहीं है। अनुमान से तो प्रत्यक्ष होगा उसको। कौन से कैसा अनुमान करेगा वो? पैसे तो जान लेता है कितने में क्या है। उसका एक आकार उसने बना रखा है ना। अब यहाँ पर तो एक समान जाति वाले ऐसे कर दिए ना आपने जी। और भाई उसमें भी ऐसा होता है, आप जो है ना नकली नोट दे दो उस अंधे के हाथ में एक ही आकार के, और कोई असली नोट हो, वो नहीं बता पाएगा क्या कैसी। अंदाज से कभी एक बार हो गया तो बात अलग होती है, लेकिन आकार के एक होना तब नहीं। हाँ, तीक्ष्णता उसकी बहुत जरूर रहती है क्योंकि ये बाह्य इंद्रिय का उसने प्रयोग ही नहीं किया है, तो बुद्धि वहाँ तीक्ष्ण हो ही जाती है। ऐसे इस इंद्रिय के कारण से बुद्धि हमारी क्षीण हो जाती है। चक्षु के कारण से ये उधर उधर देखती रहती ना, तो चांचल्य रहता है बुद्धि में। अंधी की बुद्धि अंदर ही रहती है। तो इसलिए क्या होता है, मतलब बाह्य विषय के तरफ उसकी दौड़ ज्यादा न होने के कारण से तीक्ष्णता भले ही काफी हो, फिर भी तीक्ष्णता होकर कितनी तीक्ष्णता होगी, उसकी भी कोई सीमा है ना। तो ये जो उसमें सुवर्णत्व जाति उसको प्रत्यक्ष नहीं होती है। अब कोई दिव्यता है वो तो बात अलग होती है, दिव्य पुरुष भी बताते हैं, जैसे वो उनके बारे में आता है सूरदास जी के बारे में। भगवान की श्रीनाथ जी के वहाँ वो पद गाते थे रोज जाकर के। तो जिस प्रकार का वो भगवान को पोशाक चढ़ाते थे ना, जिस प्रकार का वो किस रंग का होता था, उसका वो अपने पद से गायन करते थे कि आज ऐसे ऐसे पोशाक आपको पहने हुए हैं। बिल्कुल अंधे थे लेकिन वो उसका वर्णन करते थे।
तो किसी ने सोचा कि भाई इनको कोई ना कोई बताता होगा किसी प्रकार से, अंधे तो है बिल्कुल, ये तो ठीक ही है, इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो ये रूप ये कैसे बताती कि ऐसे ऐसे वस्त्र पहने। तो एक दिन क्या कर दिया, ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहने, तो उन्होंने कह दिया कि आज तो आप तो नंगे ही हो ऐसे, तो उस प्रकार का पद उन्होंने गाया, तो उनको दिखाई दिया। तो वो एक दिव्यता अलग होती महापुरुषों की। बाकी सामान्य जो अंधा होता है वो अंधा जान नहीं सकता है ये क्या है ऐसा। तो ये जो सुवर्णत्व जाति है और त्रेणुकत्व भी एक जाति है। त्रेणुक में जो त्रेणुकत्व रहता है ना, ये जो आते हैं ना झरोके से, छिद्र से जो आते हैं धूलि के कण, तो वे चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष होते कि नहीं होते हैं। तो इंद्रिय से उनका प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं होता है। नहीं होता है। ऐसा हाथ घुमाओ कोई पता नहीं चलता है उसका, इधर उधर से वो बहने लग जाती है। तो आँख से तो हम देख रहे हैं इधर से होकर के जा रहे, कोई इधर से होकर बीच में से होकर के जा रहे ऐसे ऐसे, लेकिन वो त्वगिंद्रिय को कोई पता नहीं चलता है उसका। तो त्रेणुक केवल चक्षु का विषय है, इसलिए त्रेणुकत्व जाति भी केवल चक्षु का विषय है। अच्छा, ये प्रभा, ये जो प्रभा अभी बताए ना, तो इसका प्रत्यक्ष किस इंद्रिय से होता है? चक्षु से। ये भी केवल चक्षु से होता है प्रभा का प्रत्यक्ष। उष्णता जो होती है ना, उष्णता तो इंद्रिय से पता चलेगी वो जो होती है, लेकिन यहाँ तो उष्णता नहीं है ना, तो केवल ये संयोग हो रहा है, ये वो गर्म या ठंडा है जो हो रहा है। यहाँ जो प्रभा है वो ठंडी या गर्म है, उसका ऐसा कुछ नहीं, ठंडा गर्मी ये नहीं, ये तो तेज एक सामान्य तेज है, और इस तेज का चक्षु से ही प्रत्यक्ष होता है, तो इंद्रिय से इसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसको तेज कैसे मानेंगे? उष्ण स्पर्श वह तेज है। अब ये है ना, उसका वो रहता है उष्ण स्पर्श, फिर भी अब यहाँ पर अंदर आकर के अभिभाव थोड़ा हो जाता है अन्य के कारण से किसी। ये बात तो आपकी ठीक है, समवाय संबंध जो उष्ण स्पर्श वाला है उसको तेज कहते हैं, वो बाहरी तेज तो ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन अभी भी अब ये जो सूर्य है यहाँ, ऐसा वातावरण जो अभी बना हुआ है, तो सूर्य का तेज है या नहीं है? तो वो तेज, उसको तेज कैसे कहेंगे? उष्ण स्पर्श हो तो है नहीं, अभी बाहर इतनी ठंडी लग रही है और सूर्य तो है ही है। सूर्य का उदय जब हो चुका है तो शाम के समय तक सूर्य है या नहीं है? भाई इसी समय जब गर्मी रहती है तो यहाँ बैठ नहीं पाते हम कमरे के अंदर, कितनी गर्मी होती है। अब वो गर्मी कहाँ चली गई, उष्णता कहाँ गई? अभिभूत हो गई ना, ठंडे मौसम के कारण से वो दब जाती है, तो प्रभा है तभी भी है। तो इस प्रकार से ये है, ये जो प्रकाश होता है वहाँ से, तो वो त्वगेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, ये चक्षुरेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, तो उसमें रहने वाली जाति भी चक्षुरेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य है। तो इसलिए कह रहे हैं अभी, अत्र जाति घटित लक्षणे गुणत्व अनुपादाने चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमति सुवर्णादव अतिव्याप्ति है, अतः तद वारणाय तद उपादान। कहते अत्र, यहाँ जाति घटित जब लक्षण किया गया ना, जाति घटित लक्षण कौन सा है? चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत्वम। चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत्वे सति गुणत्वम, ये जो लक्षण है ये जाति से घटित लक्षण है। जात्या घटितम जाति घटितम, जाति से घटित है, जाति से युक्त यह लक्षण है, जाति पद उसमें है। तो जाति से घटित ये जो लक्षण है, इस लक्षण में गुणत्व अनुपादाने, यदि इस लक्षण में गुणत्व का ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ग्रहण न करने पर कहते चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व जाति मते सुवर्णादो, केवल चक्षु से जन्य प्रत्यक्ष जाति से युक्त कौन है? सुवर्ण आदि है। तो सुवर्ण आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, सुवर्ण आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, उस सुवर्ण आदि में अतिव्याप्ति होगी। अतः तद वारणाय, तो कहते हैं सुवर्ण आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए तद उपादानम, तस्य उपादानम, तस्य कस्य गुणपदस्य उपादान, गुणपद का ग्रहण किया गया। इस प्रकार से अब ये रूप के लक्षण की चर्चा होगी। चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत्वे सति गुणत्वम, यहाँ जाकर के लक्षण हमारा रुक गया, ये अभी रूप का लक्षण हो गया। तो कहते इसी प्रकार से आपको रसादि के लक्षण में भी ऐसा ही विचार करना है। रसादि लक्षणे विशेषणानुपादाने लक्ष्य भिन्न गुणादो अतिव्याप्ति। रसादि का रस का क्या लक्षण करेंगे? रसनेन्द्रिय मात्र ग्राह्यो गुणो रसः, रसनेन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य, केवल रसनेन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य गुण को रस कहते हैं। तो रसनेन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य होते हुए जो गुण है उसमें गुणत्व भी होना चाहिए, और रसनेन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष की योग्यता भी होनी चाहिए। तो ये दोनों भी क्यों दिए गए हैं? तो वो कहते हैं कि यदि रसादि लक्षण में भी विशेषण का ग्रहण नहीं करेंगे तो लक्ष्य भिन्न गुणादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। विशेषण का ग्रहण नहीं करेंगे, अर्थात रसनेन्द्रिय मात्रत्व, मात्र ग्राह्यो गुणो रस, ऐसा लक्षण है ना।
तो इसमें केवल गुणत्व इतना लक्षण करेंगे। क्या लक्षण करेंगे? गुणत्वम। ऐसा लक्षण करेंगे, अर्थात विशेषण भाग का ग्रहण नहीं करेंगे। तो लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? रूपादि में रस को छोड़ के। लक्ष्य भिन्न जो गुण है, रस लक्ष्य होगा, स्पर्श के लक्षण का लक्ष्य स्पर्श होगा। स्पर्श का जब लक्षण करेंगे तो उसका लक्ष्य स्पर्श होगा। रस के लक्षण का लक्ष्य रस होगा। रस होगा। रूप के लक्षण का लक्ष्य रूप रूप होगा। तो इसमें रस आदि के लक्षण में भी विशेषण का ग्रहण न करने पर लक्ष्य भिन्न जो गुणादि है, उस गुणादि में रसत्व आदि में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। गुणत्व इतना लक्षण करने पर लक्ष्य भिन्न जो गुण है उसमें अतिव्याप्ति होगी, और अभाव में अतिव्याप्ति हो जाएगी। जी। नहीं, गुणपद केवल गुणत्व इतना ही लक्षण करेंगे ना तो लक्ष्य भिन्न गुण में ही अतिव्याप्ति होगी। लक्ष्य भिन्न गुणादो अतिव्याप्ति ऐसा कह दिया ना इन्होंने। गुणत्व लक्षण करने पर अतिव्याप्ति किसमें होनी है? केवल लक्ष्य भिन्न गुणादि में। लक्ष्य भिन्न गुण में ही अतिव्याप्ति होनी चाहिए। गुणों में अतिव्याप्ति, गुणादो ऐसी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, अतिव्याप्ति केवल गुणों में ही होगी ना गुणत्व कहने पर। विशेषण अनुपादाय गुणत्व को लेकर के लक्ष्य भिन्न जो रसादि है उस रसादि में अतिव्याप्ति होगी। विशेषम यद गुण पदम, और फिर वो विशेष जो गुण पद है उसका ग्रहण नहीं करेंगे तो रसत्वादि में अतिव्याप्ति होगी। ये रसादि भिन्न गुणादि जो है ना, गुणादि से फिर अन्य गुण ही लेना है यहाँ पर। रसादि भिन्न गुण आदि में है जिनके, तो ऐसे अन्य गुणों को ही लेंगे। गुणादि ने गुणेशु अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति कहाँ हो रही है? गुणों में ही हो रही है। आदि आदि तब कहते ना कि गुणों से अतिरिक्त किसी द्रव्यादि में भी अतिव्याप्ति हो जाती है, तब आदि पद देते। लेकिन गुणत्व इतना लक्षण करने पर अतिव्याप्ति कहाँ हो रही है? गुणों में ही हो रही। गुणों से अतिरिक्त किसी पदार्थ में हो रही है? क्या कह रहे हैं? जो गुण है उसको रस कहेंगे। इस लक्षण की अतिव्याप्ति कहाँ होगी? गुणों में ही होगी। रसातिरिक्त गुणों में होगी, 23 गुणों में अतिव्याप्ति होगी। और किसी में होगी? और किसी में नहीं होगी ना। जो गुण है उसको रूप रस कह रहे हैं, तो और किसी में अतिव्याप्ति होने वाली है नहीं। तो गुणादि ऐसे जो कह दिया यहाँ पर, गुणादि से और कोई अतिरिक्त पदार्थ लेने की आवश्यकता नहीं है। वही जो 23 गुण है उन सभी गुणों में अतिव्याप्ति हो जाएगी, ऐसा है। यहाँ ये तो लिखना चाहिए था इनको, स्पर्श आदि में अतिव्याप्ति, ऐसा गंध आदि में अतिव्याप्ति, ऐसा कहते तो ठीक था। गंध आदि में जिनके, ऐसे अन्य गुणों में अतिव्याप्ति, ऐसा कहना चाहिए था। तो ये गुणादि में कह दिया इन्होंने। और टिप्पणीकार भी देखो वैसे ही लिख दिया, उसने भी कह दिया भिन्न गुणादो अतिव्याप्ति, वैसे कि वैसे अनुवाद कर देता है। तो ये ऐसा समझ लेना है। अब ये क्यों यहाँ पर कह रहे न्याय बुद्धिकार? भाई उस लक्षण की जब चर्चा करेंगे तब आपको ये बात बतानी चाहिए थी। यहाँ क्यों प्रवचन दे रहे हो? तो वहां पर कोई व्याख्या नहीं की उन्होंने। ये रस का और क्या है, रूप रस गंध स्पर्श, इनके लक्षण की कोई चर्चा न्याय बुद्धिकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए भी यही बात आपको बता रहे हैं। विशेषानुपादाने लक्ष्य मात्र वृत्ति रसत्व गंधत्वाद अतिव्याप्ति ही के विशेष का ग्रहण नहीं करेंगे। रसनेन्द्रिय रसनाग्राह्य गुणों रसनग्राह्य गुणों रस, इसमें यदि विशेष नहीं ग्रहण करेंगे, विशेष भाग कौन सा इसमें? गुण है। तो ये गुण का ग्रहण यदि नहीं करते हैं तो लक्षण हो जाएगा रसनग्राह्यत्व। जो रसनेन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य है उसको क्या कहेंगे? रस कहेंगे। तो इस प्रकार का लक्षण करने पर किसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी? लक्ष्य मात्र वृत्ति रसत्व, केवल लक्ष्य में रहने वाले जो रसत्व है, और केवल लक्ष्य में रहने वाले जो गंधत्व है। गंध का लक्षण करेंगे तो गंधत्व रह जाएगा ना लक्ष्य में, तो उस गंधत्व आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए क्या करना है? विशेष्य का भी ग्रहण करना है, गुण भाग का भी ग्रहण करना अनिवार्य है। कहते अतः विशेषण विशेष उपादान, इसलिए क्या है, दोनों का भी ग्रहण किया गया है। इस प्रकार से ये रस और गंध के लक्षण पर न्याय बोधिकार कुछ लिख नहीं रहे हैं। तो मूल ही ग्रंथ है रसनग्राह्यो गुणो रस, केवल रसनेन्द्रिय के द्वारा जो ग्राह्य है तो उसको कहते हैं रस, रसनाग्राह्य रस, इस प्रकार से है।